नमस्कार दोस्तों, हम टीचर ग्रेड 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ग 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल 100 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य और श्रव्य सामग्री है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो आप इन चारों को पहले ये देखना है कि इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। दृश्य और श्रव्य यानी जिसको देखा और सुना जा सकता है। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि इन चारों में से सिर्फ टेलीविज़न एक ऐसा ऑप्शन है जिसको देखा और सुना जा सकता है। मौन वाचन में कितने भेद होते हैं? तो मौन वाचन में होते हैं 2 भेद। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा से तात्पर्य क्या है? तो जिसे बालक माँ से सीखे वही है मातृभाषा। वर्तमान में छात्रों का लेखन बिगड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सब जानते हैं कि बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए उनका लेखन बिगड़ रहा है। इसका सही जवाब होगा सुपाठ्य लेखन के गुणों की ओर ध्यान ना देना। अगला है सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने संक्षिप्त कला कक्षा शिक्षण विधि है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है एलन का। अगला है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया जाता है लेखन और शिक्षण में। भाषा प्रमुख शिक्षण विधि है। तो भाषा जो प्रमुख शिक्षण विधि है वो है अनुकरण विधि। अगला है दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री का जो उपयोग है वो उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। हम बात कर लेते हैं व्याकरण विषय वस्तु है। तो व्याकरण विषय वस्तु है भाषा की। भाषा क्या है? तो भाषा है विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम। अगला 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शिक्षण प्रविधि के जन्मदाता फॉबरेल हैं। मतलब इनमें से कौन सी शिक्षण विधि है जिसके जन्मदाता फॉबरेल हैं? तो उसका है बालोद्यान शिक्षण प्रविधि। 12वें नंबर का प्रश्न है, इधर उधर, इस उस, ऊन खून आदि शब्दों को शिक्षण प्रविधि द्वारा सिखाया जाना उपयुक्त है। तो इसमें है ध्वनि साम्य प्रविधि। इसको क्या कहते हैं? ध्वनि साम्य प्रविधि। 13वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, भाषा की मौखिक अभिवृद्धि के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, उच्चारण की शुद्धता के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण प्रविधि है। तो वो है अनुकरण प्रविधि। नंबर 15वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से एक प्रविधि शिक्षण मूल्यांकन दोनों को साथ लेकर चलती है। तो वो होती है इकाई प्रविधि। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से 100% प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, इसलिए इनको ध्यान से याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। हम बात कर रहे हैं रचना कौशल के विकास हेतु सर्वोत्तम शिक्षण प्रविधि क्या है। तो रचना कौशल के विकास के लिए जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वो है प्रश्न प्रयुक्ति प्रविधि। यानी जब प्रश्न उत्तर वाली श्रृंखला शुरू होती है तो वो सबसे महत्वपूर्ण होती है रचना कौशल का विकास करने के लिए, सोचने समझने की क्षमता का विकास करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है? तो प्राथमिक स्तर में सबसे बड़ी कठिनाई आती है क्षेत्रीय बोली के कारण। अगला प्रश्न, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो है चित्रण वर्णन। अगला प्रश्न, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। तो शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है प्रश्न प्रविधि। अगला प्रश्न आपके सामने है, छात्रों को लिखना सिखाने से पहले किस प्रकार की रेखाएं खिंचवाना चाहिए? तो सबसे पहले सीधी और तिरछी रेखाएं उनको सिखाना चाहिए ताकि वो रेखाएं खींचना सीख सकें। प्रश्न है, किस बार मौन वचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? तो मानसिक जो पक्ष है, प्रमुख पक्ष, वो है अर्थग्राह्यता। प्रश्न नंबर 22, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है। तो अनुसरण। बाल्यावस्था में सबसे पहले अपने पालक को बच्चे देखते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनके तौर तरीकों को, उनके चाल चलन को, इनकी सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उनका अनुसरण करते हैं और वो सीखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं के
में किस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाता है? तो वो होता है आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, यानी उनकी प्रायोगिक परीक्षा के साथ साथ बाह्य मूल्यांकन होता है और साथ में आंतरिक परीक्षा भी होती है। निरंतर मूल्यांकन योजना क्या है? तो वो है सतत मूल्यांकन योजना। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत भाषा शिक्षण की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार की गतिविधियों में संपन्न होगा? तो इसकी जो आंसर है वो है इकाई परीक्षा। मूल्यांकन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो मूल्यांकन की सबसे प्रमुख विशेषता है विश्वसनीयता। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? इसका आपको सबको उत्तर पता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वैकल्पिक प्रश्न जिसमें विकल्प दिए होते हैं। 28वां प्रश्न है, आजकल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो उसका उत्तर है निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। इस प्रकार के प्रश्न हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी, जिसको +2 कहा जाता था अभी तक, की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना बंद कर दिया क्योंकि छात्र अनुचित साधनों से इसके उत्तर लिखते थे। अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्न पत्रों का निर्माण सिर्फ वही प्रासीन कर पाते हैं जो इस विधा से प्रशिक्षित एवं अनुभवी होते हैं, जो इस विधा में प्रशिक्षित एवं अनुभवी होते हैं। अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो अच्छे प्रश्नों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उद्देश्य एवं प्रयोजन। देखते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते करिए और लाइक करते चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, शैक्षणिक निदान का प्रमुख उद्देश्य होता है। शैक्षिक निदान का सर्वोत्तम उद्देश्य जो होता है वो होता है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में निरंतर सुधार करना। अगला प्रश्न 33वें नंबर का प्रश्न है, प्रायः प्रश्न पत्रों में निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों के मूल्यांकन करने हेतु प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी मात्र एक आध प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनुप्रयोग एवं कौशल के लिए। 34वें नंबर का प्रश्न, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं? तो वस्तुनिष्ठ मतलब जो बहुवैकल्पिक हैं उस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 35वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मौखिक अभिव्यक्ति का प्रकार नहीं है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का प्रकार जो आपके सामने दिख रहा है विद्यात्मक, ये प्रकार नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है व्यापक। 37वें नंबर का प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रमुख चरण हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो चरण हैं वो हैं टोटल 5। अगला प्रश्न 38वें नंबर का प्रश्न है, आपके सामने दिखेगा, क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रायोजना का निर्माण किया जाता है। तो वो किया जाता है शैक्षिक क्षेत्र विशेष में कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। अगला प्रश्न 40वें नंबर का, क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे अधिक उपयोगिता किस क्षेत्र में है? तो क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे अधिक उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे प्रमुख उपयोगिता है, तो वो है गृह कार्य न करने वाले छात्रों की स्थिति सुधार। 42वें नंबर का प्रश्न, भाषा की उद्योतन सामग्री के उपयोग का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना। उद्योतन सामग्री है रेडियो। फ्लैश कार्ड की उपयोगिता, आपके सामने विकल्प है। फ्लैश कार्ड की उपयोगिता है वर्तनी सिखलाने के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है शिक्षा में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने किस सन में त्रिभाषा सूत्र की रचना की? आपको सन याद करना पड़ेगा, 1956 में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। किसका कथन है? स्टीवेंसन का, ये कथन है स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न 48वें नंबर का प्रश्न है, जनसाधारण द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो जनसाधारण द्वारा बोले जाने वाली भाषा कहलाती है बोली। 49वें नंबर का प्रश्न, औपचारिक रूप से मातृभाषा शिक्षण का क्षेत्र है, तो उत्तर है विद्यालय।
प्रश्न नंबर 50, भाषा सिखाने का प्रथम स्थल होता है, तो भाषा सिखाने का जो प्रथम स्थल होता है वो होता है परिवार। 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने, त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है, तो इसमें प्राथमिकता दी गई है मातृभाषा को। पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान कैसा है, मातृभाषा का स्थान है प्रमुख। पाठ्य सूची पुस्तक में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रारंभ में, सबसे शुरू में पाठ्य सूची दी हुई होती है। सर्वप्रथम बालक को शिक्षा दी जाती है स्वर के माध्यम से। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन है श्याम सुंदर दास का। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। अगला प्रश्न 56वां, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है बाबूराम सक्सेना का। अगला प्रश्न, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है, यह कथन है थॉमस एम रिस्क का। अगला 58 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा को। 59 नंबर का प्रश्न, विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित कटघरों विषयों में बंद नहीं कर पढ़ाया जाएगा बल्कि उन्हें संबंधित किया जाएगा, यही विभिन्न विषयों का सहसंबंध समवाय कहलाता है, यह कथन किसका है, यह कथन है प्रोफेसर घाटे का। भाषा के लिखित रूप को कहते हैं बच्चों लिपि। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, पूर्ण से अपूर्ण की ओर एक क्या है, एक शिक्षण सूत्र है। विश्व में कितनी लिपियां विद्यमान हैं, तो भाइयों विश्व में टोटल 20 लिपियां, पूरे विश्व में 20 लिपियां विद्यमान है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। बालक के सर्वांगीण विकास का आधार होता है, तो वो होती है मातृभाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पाठ कविता के सौंदर्य की रसाभूति के लिए है, तो होता है रस पाठ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 18 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न है, बालकों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना तथा मौलिक रचना लिखने की योग्यता का विकास करना उद्देश्य कहलाता है, तो यह उद्देश्य कहलाता है सृजनात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किसके अंतर्गत आता है, तो विद्यालय पत्रिका जो है उसका प्रकाशन आता है पाठ सहभागी क्रिया के अंतर्गत। सुनने के कौशल का संबंध है अर्थ ग्रहण करने से। अगला प्रश्न, व्यास प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो इसका उत्तर है भाइयों उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी जो ये नाम दिए हुए इनमें से व्यास प्रणाली का उत्तर कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, आधुनिकतम संस्कृत काव्य की विशेषता क्या है, तो आधुनिकतम संस्कृत काव्य की जो विशेषता है वो है बिंबवाद। 71 क्वेश्चन 71वें नंबर का, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है रसानुभूति। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस वचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है आदर्श वचन। नाटक की सामग्री होती है, तो नाटक की सामग्री होती है दृश्य सामग्री और शब्द सामग्री दोनों, यानी कि नाटक में आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पैनल चर्चा कराई जाती है उच्च कक्षाओं में। अध्यापक का सच्चा मित्र कहलाता है श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड। संस्कृत पाठ को रोचक बनाया जाता है, तो बनाया जाता है चित्रों द्वारा। मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो असीमित है। पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न, रचना शिक्षण हेतु प्रवचन विधि को किस विद्यालय स्तर पर काम में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है माध्यमिक स्तर पर। जिन शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से केवल एक कान द्वारा सुना जाता है वे कहलाते हैं श्रव्य उपकरण। तो जिस शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से केवल कानों द्वारा सुना जाता है वे कहलाते हैं श्रव्य उपकरण। निम्नलिखित भाषा में अभिव्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया कहलाती है वाचन क्रिया। मुख्य रूप से वाचन के प्रकार होते हैं 2। मौन वाचन किया जाता है गद्य शिक्षण में। अगला 84 नंबर का प्रश्न है, लेखन एवं शारीरिक क्रिया में जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं क्या कहलाती हैं, श्रीमती मोंटेसरी का।
यह कथन किसका है? श्रीमती मोंटेसरी का। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है अनुलेख। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है पद। श्रुत लेखन का अर्थ है सुना हुआ लिखना। 88 नंबर का प्रश्न, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है मौन वाचन। शब्द भंडार में वृद्धि का मुख्य साधन है गद्य शिक्षण। 90 नंबर का प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है आगमन और निगमन प्रणाली। मूल्यांकन का विशिष्ट गुण नहीं है बौद्धिकता। नंबर 52 नंबर का प्रश्न, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है विषय की जांच करना। 93 नंबर का प्रश्न, ओवरहेड प्रोजेक्टर सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है भाषा शिक्षण में। 94 नंबर का प्रश्न, ब्लूप्रिंट का निर्माण करते समय भाषा तत्वों का ज्ञान कराना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। 95 नंबर का प्रश्न, कौन सा शब्द क्रिया के भाववाचन से बना है? तो ये है उत्तर भिलाई से। कौन सा शब्द क्रिया के भाववाचन से बना है? तो ये बना है भलाई से। अगला है पाठ प्रारंभ सर्वप्रथम किससे किया जाता है? तो पाठ प्रारंभ सर्वप्रथम किया जाता है वाचन से। 97 नंबर का प्रश्न, सामान्य उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य दोनों होते हैं एक दूसरे के अंग या एक दूसरे के पूरक या दोनों के इसमें कोई संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्राप्त उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। 98 नंबर का प्रश्न, भाषा शिक्षण में निदान करती है? तो उपयुक्त सभी। 99 नंबर का प्रश्न जो है, डाल्टन विधि का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो डाल्टन विधि का प्रवर्तन किया जाता है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है मिस पार्कहर्स्ट द्वारा। और 100वें नंबर का प्रश्न, कौशलात्मक उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है? तो कौशल से संबंधित नहीं है सुनना। अगला प्रश्न, बालोद्यान शिक्षण विधि के जन्मदाता हैं? तो वो हैं फॉब्रेन। तो इसी तरह से जुड़े रहें और देखते रहें आज तक।